अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपने मिड टर्म की तैयारी कैसे करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो मिड टर्म का पेपर होगा उसमें आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कितना है, लेक्चर 1 to 18। ठीक है, लेक्चर 1 to 18। पहले क्या होता था कि इसका जो मिड टर्म का सिलेबस होता था CS 302 का 1 to 22 लेक्चर होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मिड टर्म में लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक है। तो इट्स मीन कि आपने जो है वो पुरानी वाली वीडियोस नहीं करनी प्रिपेयर, पुराने वाले पास पेपर्स जो हैं उनको प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें 1 से 22 लेक्चर्स तक MCQs होंगे, क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप 22 तक याद करते रहेंगे और पेपर में जाकर पता चलेगा कि ये तो नेक्स्ट वाले सिलेबस में से है। ठीक है, लेकिन आपका सिलेबस तो 18 लेक्चर तक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, कम टाइम है तो कम टाइम में आपने जस्ट 18 लेक्चर वाला सिलेबस ही प्रिपेयर करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है लेक्चर 1 to 18 तक MCQs जो हैं वो प्रोवाइड करूंगी, और ये लेक्चर वाइज MCQs होंगे, यानी कि लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में, ठीक है, 18 तक जितने लेक्चर हैं, ठीक है, उन सब लेक्चर में जो जो MCQs बन रहे हैं, जो जो मोस्ट रिपीट होते हैं मिड टर्म के पेपर में, वो MCQs मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, ताकि क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा मुश्किल होता है CS 302। ठीक है, तो आप जो है वो खुद खुशकिस्मती समझें कि आपको MCQs आ गए हैं, नहीं तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं मिड टर्म के पेपर में वो डायग्राम्स वगैरह होती हैं और वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा आपके 22 MCQs होंगे, यानी कि 80% पोर्शन जो है पेपर का वो MCQs की बेस पे होगा और जस्ट 20% आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, अपने MCQs को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है और उन पर अपना ज़्यादा टाइम देना है, ताकि आप मिड टर्म का पेपर जो है उसको क्लियर कर सकें और फाइनल टर्म के पेपर में बैठ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और MCQs जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो जो स्टूडेंट जो हैं वो इस सब्जेक्ट को पास करना चाहते हैं वो ये MCQs ऑलमोस्ट 70 MCQs जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। लेक्चर वाइज MCQs हैं ये, और ये MCQs आप सब ने प्रिपेयर करने ही करने हैं। ठीक है, ताकि आप लोग मिड टर्म का पेपर जो है उसको पास कर सकें, तो अच्छा CGPA जो है वो गेन कर सकें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से, जो हमारे पास क्या है कि द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश डिजिट। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं। MCQs क्या है कि 8 डिजिट होते हैं, 9, 10 या फिर 11। ठीक है, तो मैं सारे MCQs नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है वो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। पहले ही हमारे 70 MCQs हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं हमने करनी, हमने जस्ट टू द पॉइंट जो है वो बात करनी है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, सारे MCQs को मैं रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर का रेफरेंस भी बताया गया है कि कौन से लेक्चर में ये वाला MCQs है। तो लेक्चर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है कि डेसिमल नंबर जो होते हैं उनकी डैश 19 कितने डिजिट होते हैं या फिर उनकी कितनी बेस होती है। ठीक है, दो तरह से ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उनकी बेस कितनी होती है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो होगा कि 10, यानी कि जो जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उसमें कितने डिजिट होते हैं, 10। और अगर हमें पूछा जाएगा कि उसकी बेस कितनी होती है तो वो भी हमने बताना है 10, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक डिजिट होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसलिए इसकी जो बेस है वो क्या होगी, 10। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है कि केव मैन नंबर सिस्टम हैज़ डैश डिस्टिंक्ट शेप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन जो है ये भी आपको दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से कि केवमैन नंबर सिस्टम में कितनी डिस्टिंक्ट शेप्स होती हैं, तो वो होती हैं 5। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, ये MCQs नंबर 2 है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, MCQs नंबर 2 और आंसर क्या है, 5। तो दूसरी तरह से इस तरह से पूछा जा सकता है कि केवमैन नंबर सिस्टम की बेस कितनी होती है, तो उसकी बेस कितनी होती है, 5। ठीक है, आंसर दोनों सूरतों में 5 ही होगा, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 5 इसका आंसर होगा कि 5 डिस्टिंक्ट शेप्स होती हैं। नेक्स्ट जो है आपको इसमें से एक और MCQs बन सकता है केवमैन नंबर सिस्टम से, वो क्या है कि जो हमारे पास 5 शेप्स होती हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं कि ये 5 हमारे पास शेप्स होती हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये जो फर्स्ट शेप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, MCQs बना के पूछा जा सकता है। तो ये जो फर्स्ट शेप है ये 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 1 को, और थर्ड वाली जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है 2 को, ये
4 को, और ये एरो जो है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका MCQs बन सकता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है कि ये जो समीशन है ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ग्रेटर देन है ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, ओहम जो है, सिग्मा नहीं है ओहम है, ओहम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो 4 को, और जो एरो है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डिजिटल सिस्टम यूज आर डैश, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम जो हमारे पास होती हैं वो यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम्स यूज़ करते हैं किसको, बाइनरी नंबर सिस्टम को। लेक्चर नंबर 1 में ये भी हमारे पास MCQs है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में जो MCQs हैं वो क्या हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। किसी भी बाइनरी नंबर का हमने 2's कम्प्लीमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरह से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, बार बार रिपीट हो रहा है मिड टर्म के पेपर में। क्या है कि अगर हम किसी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है पहले हम उसमें ऐड करेंगे 1, ठीक है। बाइनरी नंबर में पहले हम 1 ऐड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि उसका 1's कम्प्लीमेंट ले लेंगे। और 1's कम्प्लीमेंट हम किस तरह से लेते हैं, 1's कम्प्लीमेंट में जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको अगर वैल्यूज़ 1 में हैं तो 1 को 0 में, और जो 0 है उसको 1 में चेंज कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1's कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होगा कि अगर हमें 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर का फाइंड करना है तो हम बाइनरी नंबर में सबसे पहले ऐड करेंगे 1, और फिर जो आंसर आएगा उसका हम ले लेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 को 1 में चेंज कर देंगे और 1 को 0 में। होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि सम ऑफ वेट्स मेथड इज यूज्ड डैश, ठीक है। सम ऑफ वेट मेथड जो है वो यूज़ करता है डैश को। तो सम ऑफ वेट मेथड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू एन अदर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है तो उसको हम डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास कंकेव नंबर है उसको हम बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, सम ऑफ वेट्स मेथड। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि सम ऑफ वेट मेथड जो है उसको हम यूज़ करते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज, ठीक है। वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑलवेज क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। यानी कि अगर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है 0 है, ठीक है, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका उलट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इन्वर्स ऑफ वेरिएबल्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज इन्वर्स ऑफ वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। नेक्स्ट वन है कि डिफरेंस ऑफ 1 1 1 0 0 1 इक्वल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि हमने ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1 1 1 और 0 0 1, इन दोनों बाइनरी नंबर्स का हमने डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि हमने इन दोनों को माइनस करना है। तो डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज भी हो सकती है, लेकिन मेथड जो है अगर वो आपको आता होगा तो आप डिफरेंस कर सकेंगे दो वैल्यूज़ को, ठीक है। तो किस तरह से हम डिफरेंस करेंगे कि यहाँ से 1 जो है 1 और 1, ठीक है, राइट साइड से हमने दोनों डिजिट को स्टार्ट करना है। 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा, ठीक है, और 1 से 0 जाएगा तो 1, और फिर 1 से हम 0 निकालेंगे तो 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 1 0। MCQs नंबर 4 हमारे पास इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन MCQs है कि द अनसाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैन ओनली रिप्रेजेंट पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हमने बतानी है। तो जी बिल्कुल, अनसाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ओनली रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्या 3, ठीक है। तो अब ये देखिए ये एक अनसाइंड बाइनरी नंबर है, ठीक है। बाइनरी नंबर है तो हम 0 1 में बाइनरी नंबर 0 1 होता है तो हम 0 1 की ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो बाइनरी नंबर 1 है ये अनसाइंड है, यानी कि इसके साथ कोई भी स्पेसिफिक सिंबल नहीं है प्लस का या फिर माइनस का। तो इट्स मीन कि ये क्या हुआ, ये अनसाइंड हुआ, इसके साथ साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है, ठीक है। तो ये अनसाइंड बाइनरी नंबर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब आप 1 को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये 1 क्या है, +1 है, ठीक है, माइनस तो नहीं कहेंगे। तो यही कहा गया है कि जो अनसाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स को। यानी कि 1 है तो हमें पता है कि ये क्या है, ये +1 ही है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है।
नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टेट्स दैट इफ वन इनपुट ऑफ एन एंड गेट इज ऑलवेज वन द आउटपुट इज इक्वल टू द अदर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं आपके लेक्चर नंबर 2 में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है कि कौन सा रूल जो है वो बता रहा है कि अगर एक इनपुट ऑफ एंड गेट की एक इनपुट 1 होगी तो आउटपुट की जो इनपुट होगी आउटपुट जो है वो इक्वल होगी दूसरी इनपुट के। ठीक है, तो वो हमारे पास किस में होगा, वो हमारे पास होता है ए डॉट ए इक्वल टू ए। ठीक है, या ए डॉट ए इक्वल टू ए, ये हमारे पास किस में होता है, ये हमारे पास होता है उसमें एंड गेट में। ठीक है, तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि विच ऑफ द नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल की जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे पास वो होगी ये वाला। ठीक है, एज, DEF एज, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं कि हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है, ये आपने याद रखना है। हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। ठीक है, अगर आपको बेस पूछा जाए तो वो होती है 16, और इसमें नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स इसमें 0 से 15। ठीक है, तो 0 से 15 हमारे पास जो 10, 11, 12, 13 उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल में ABCDEF से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एज भी है, लेकिन एज हमारे पास हेक्साडेसिमल में नहीं होता है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो F तक होते हैं, F तक। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो है ये हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रूल फॉर बूलियन अलजबरा। अलजबरा के लिए कौन सा रूल जो है वो वैलिड नहीं है, तो ये वाला जो रूल है A इक्वल टू A प्राइम, ये वैलिड रूल नहीं है। रूल्स जो हैं आपके हैंडआउट्स में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि A इक्वल टू A प्राइम इज़ नॉट इक्वल, यानी कि अगर A जो है वो 0 है तो इक्वल टू अगर A प्राइम यानी कि उसका इन्वर्स करना कि 0, A की वैल्यू 0 है तो उसको 1 कर दें, तो 0 इक्वल 1 इज़ नॉट, ये वैलिड रूल नहीं है। ठीक है, 0 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होता, तो ये मीन कि हमारे पास ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि इन द बाइनरी नंबर 10011 द वेट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। ठीक है, तो हमने बताना है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उसका वेट बताना है कितना है, तो उसका वेट कितना होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 जो है उसका वेट होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि 2's कम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज। 5 का हमने 2's कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसी मेथड से हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 5 का बाइनरी नंबर क्या है। बाइनरी नंबर उसका राइट करके फिर हम उसमें 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करके जो आंसर आएगा उस आंसर को हम इन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसका 1's कम्प्लीमेंट लेंगे। 1's कम्प्लीमेंट किस तरह से लेंगे, जो हमारे पास 0 बिट होगी उसको 1 में, और जो 1 होगा उसको 0 में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 0101। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि 2's कम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये जो 2's कम्प्लीमेंट फाइंड करना है ये तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट MCQs होगा आपके मिड टर्म के पेपर में। ठीक है, तो ये आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है B708। ठीक है, तो इसको जस्ट ऑफ सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे B की वैल्यू लिखनी है 7 की। ठीक है, 7 को बाइनरी में लिखना है, B को बाइनरी में लिखना है 0, तो 0 ही होता है। A को बाइनरी में लिखना है। बाइनरी में लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें 1 ऐड करना है। ऐड करके आपने इसका 1's कम्प्लीमेंट करना है इन्वर्ट करके, तो फिर उस वैल्यू को आपने हेक्सा में अगेन कन्वर्ट कर लेना है, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो आप याद कर लें इसका। नेक्स्ट क्या है कि बाइनरी वैल्यू, ये जो हमारे पास नंबर है इसकी बाइनरी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, तो ये हमने बताना है। किस तरह से हम फाइंड करेंगे, 2 है, 2 की पावर 0 होगी। ठीक है, इसकी 1, इसकी 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 2 की पावर्स में आंसर लिख के उनको जमा करते जाना है, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, जहाँ जहाँ पे 1 1 होगा उन वैल्यूज़ को आपने जमा करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है 2 की पावर 0 है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 की पावर 1 1 ही होता है, तो उसको
2 की पावर 1 जो है हमारे पास 2 ही होता है, 2 को ऐड करेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 इक्वल होता है, तो 4 और ये वाला 2 6 हो गए। फिर यहाँ पे इसी तरह से हम इन 1 1 वाली को ऐड कर लेंगे, इनकी कैलकुलेशन निकाल के, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा बाइनरी नंबर के 86 के, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि 4 बिट टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -7 इज, -7 की आपने टूज कम्प्लीमेंट निकालनी है। -7 को पहले आप लिखेंगे बाइनरी में, उसमें 1 ऐड करेंगे और फिर उसका 1 कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो आपके पास 2 कम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा 1001। और ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है मिड टर्म के पेपर में कि टूज कम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है किसका, -7 का, तो इसका आंसर क्या होगा 1001। नेक्स्ट वन MCQs बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द वैल्यू दैट एक्सीड द स्पेसिफाइड रेंज कैन नॉट बी करेक्टली रिप्रेजेंटेड एंड आर कंसिडर्ड एज, ठीक है। वो वैल्यूज जो अपनी स्पेसिफिक रेंज से एक्सीड नहीं करती, ठीक है, करेक्टली एक्सीड नहीं करती, और उनको कंसीडर किया जाता है किस तरह से, ओवरफ्लो से, ठीक है। तो उसको, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है आपके हैंडआउट्स में, ओवरफ्लो की डेफिनेशन है, इससे डेफिनेशन को आपने याद करना है। तमाम स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। नेक्स्ट वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, इफ़ वी मल्टीप्लाई, ये दो हमारे पास नंबर्स हैं कि दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग दैम इन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड देन मल्टीप्लाइंग दैम, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले इनको आपने फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास वैल्यू ऑफ मेंटीसा क्या होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मेंटीसा जो है वो 24 होगी, और 24 के बाद जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन आएगी, यानी कि पॉइंट आएगा। तो ये MCQs जो है ये आपके पास लेक्चर नंबर 3 में गिवन है, इसको आपने याद करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड MCQs है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस MCQs को याद कर लेना है इसका आंसर, ठीक है। एज इट इज़ ये पूछा जाएगा आपसे, तो एज इट इज़ आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट वन क्या है कि द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन f इक्वल है a जमा b जमा c विल बी लॉजिक डैश, ठीक है। व्हेन a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, द सिंबल प्लस हेयर रिप्रेजेंट और गेट, ठीक है। तो और गेट जो है वो इन दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और गेट जो इनको जमा करेगा, ठीक है। तो और गेट में हमारे पास क्या होता है कि जब एक भी इनपुट जो है वो 1 हो जाएगी तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, क्यों, ठीक है। और गेट 0 1 1 इसकी वैल्यूज़ हैं, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। नेक्स्ट वन MCQs भी इंपॉर्टेंट है कि इन ANSI IEEE स्टैंडर्ड 754 मेंटीसा इज रिप्रेजेंटेड बाय 23 बिट्स। MCQs नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कि 23 बिट्स, और एज इट इज़ आपसे पूछा जाएगा, इसको भी आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 3 में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कि जैसा हमने आगे पहले देखा है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का, उसी के रिलेटेड हमारे पास एक और MCQs है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इससे 2 MCQs बन रहे थे। वहाँ पे जो हमने किया था बाकी सारे स्टेटमेंट सेम है, वहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, वैल्यू ऑफ मेंटीसा, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो दोनों जो है वो आपने याद करनी है कि वैल्यू ऑफ मेंटीसा क्या है, और जब वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट पूछा जाएगा तब करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट पूछा जाएगा तो तब आंसर जो है वो इसका 2 होगा, ठीक है। 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका कि वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है। दोनों MCQs को आपने याद करना है और इनका जो डिफरेंस है वो भी याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है कि BCD कोड इज़ अ डैश बाइनरी कोड। तो BCD कोड जो है वो एक 4 बिट बाइनरी कोड है, ये आपने याद रखना है कि BCD कोड जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD कोड जो है उसको वो कितने बिट है, वो 4 बिट डेसिमल बाइनरी कोड है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने याद कर लें। नेक्स्ट वन क्या है कि ग्रे कोड इज़ नॉट अ पोजिशनल कोड, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। तो ग्रीक कोड जो है वो वाकई एक पोजिशनल कोड नहीं होता, इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है और लेक्चर नंबर 4 में आपके पास गिवन है। नेक्स्ट वन है कि ASCII स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो ASCII जो है उसका फुल नेम, ASCII जो एक शॉर्टकट नेम है, तो पूछा गया है कि इसका आपने फुल नेम बताना है। तो इसका फुल नेम हमारे पास क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरटेन। ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ASCII स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो ASCII का फुल नेम आप तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए कि ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है।
तो थोड़ा लेंथी नेम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये तमाम स्टूडेंट्स ने याद कर लेना है। नेक्स्ट वन क्या है कि एन 8-बिट कोड एक्सटेंडेड ASCII कोड गिव्स डैश यूनिक कोड्स। ये भी बहुत रिपीट होता है मिड टर्म के पेपर में कि 8-बिट जो एक होता है आपके पास ASCII कोड और एक होता है 8-बिट एक्सटेंडेड, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि 8-बिट कोड एक्सटेंडेड, जब उसमें एक्सटेंडेड का वर्ड यूज़ किया जाएगा तो तब उसकी कोड जो है वो कितने यूनिक कोड्स गिव करेगा, वो करेगा 256, ठीक है, 256। जब एक्सटेंडेड ASCII होगा तब कोड वैल्यूज़ कितनी होगी, 256, ये आपने याद रखना है। और अगर आपके पास ASCII कोड जस्ट ASCII कोड होगा और 7-बिट होगा तो वो कितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, 127 को, ठीक है। दोनों MCQs में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों को याद करना है और दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर एक्सटेंडेड ASCII कोड होगा तो वो 8-बिट होगा और उसमें 256 वैल्यूज़ होंगी, और अगर ASCII कोड होगा तो वो 7-बिट होगा और उसमें यूनिक वैल्यूज़ कितनी होंगी, 127, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट वन क्या है कि द डेसिमल 8 इज रिप्रेजेंटेड एज डैश यूजिंग ग्रे कोड, ठीक है। तो जो डेसिमल 8 होता है उसको ग्रे कोड में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। 8 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1100। इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। नेक्स्ट वन क्या है कि BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर हैज़ डैश। तो जो BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर होता है उसकी 4 इनपुट्स होती हैं और 7 आउटपुट्स होती हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है और रिपीटेड है। BCD 7 सेगमेंट डिकोडर की 4 इनपुट्स होती हैं और 7 आउटपुट्स होती हैं। नेक्स्ट वन, ये MCQs भी एक बन रहा था, इसको भी मैंने राइट कर लिया, ठीक है, कि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल गियर्स कितने हैं, तो आपने क्या कहना है कि फंडामेंटल गियर्स जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल के गियर्स के नाम क्या हैं, तो आपने बताना है कि एंड, ऑड एंड नॉट गेट, ठीक है। 2 MCQs यहाँ से बन रहे थे। नेक्स्ट वन है लेक्चर नंबर 5 में कि नॉट गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एंड, ऑड और नॉट गेट, कि जो हमारे पास नॉट गेट है, नॉट किससे बनता है, नॉट और ऑड को मिला के, नॉट और ऑड को मिला के नॉट गेट बना। तो नॉट गेट जो है वो एंड, ऑड और नॉट गेट तीनों के फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ठीक है, ये फंक्शन इनके परफॉर्म नहीं कर सकता। नॉट है तो नॉट और ऑड को मिलाकर बना है, तो ये एंड का ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। नेक्स्ट वन है कि नैंड गेट आउटपुट इज लो इफ। नैंड गेट जो है उसकी आउटपुट जो है वो लो कब होगी, जब उसकी तमाम इनपुट्स हाई होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा कि नैंड गेट की आउटपुट जो है वो लो होगी जब उसकी तमाम इनपुट्स जो हैं वो हाई होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट वन है कि नॉट गेट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग। तो अब ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया कि नॉट गेट जो है वो किससे बना है, नॉट से और नॉट्स ऑड से, ठीक है। एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को और जो ऑड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड गेट को। इट्स मीन के नॉट जो है वो कैसे बना है, ऑड गेट और नॉट गेट को मिला के। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक्सटेंडेड, यहाँ पे मैंने आपको पहले जो MCQs बताए थे ASCII वाले, उसमें मैंने बताया था कि आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एक्सटेंडेड ASCII कोड की कितनी बिट्स हैं, ठीक है। तो उसकी 8 बिट्स हैं। अगर जस्ट ASCII कोड होगा ASCII कोड तो उसकी 7 बिट्स होंगी, और अगर एक्सटेंडेड ASCII कोड होगा तो उसकी 8 बिट्स होंगी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट वन है कि एंड गेट परफॉर्म्स अ लॉजिकल डैश फंक्शन। तो जो एंड गेट होता है वो लॉजिकल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो एंड गेट में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एंड गेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन है कि ऑड गेट परफॉर्म्स बूलियन। तो ऑड गेट जो है वो क्या करता है, ऑड गेट में हम एडिशन करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या होगा कि ऑड गेट जो है वो एडिशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन क्या है कि आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज़ 1 व्हेन, ठीक है। तो एंड गेट जो है उसकी आउटपुट 1 कब होगी, जब उसकी तमाम इनपुट्स जो हैं वो 1 होंगी तो उसकी आउटपुट भी 1 होगी, ठीक है। तो जब एंड गेट की इनपुट 1 होगी, तमाम इनपुट्स 1 होगी तो उसकी आउटपुट भी 1 होगी। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, याद करना है तमाम स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। MCQs लेक्चर नंबर 7 से हैं।
लेक्चर नंबर 6 और 7 से, दोनों इंपॉर्टेंट है। वन एडवांटेज TTL हैज़ ओवर CMOS इज दैट TTL इज, ठीक है, तो TTL जो होते हैं उसकी क्या डिसएडवांटेज है, नॉट सेंसिटिव, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है, और ये किसकी एडवांटेज है, CMOS की। ये आपने याद कर लेनी है तमाम स्टूडेंट्स ने, लेक्चर नंबर 6 में हमारे पास गिवन है ये MCQ। नेक्स्ट वन क्या है कि जनरली द पावर डिसिपेशन ऑफ डैश डिवाइसेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दियर ऑपरेशन, ठीक है, तो ये भी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है और रिपीटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, TTL, ठीक है, जनरली द पावर डिसिपेशन ऑफ TTL डिवाइसेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दियर ऑपरेशन। नेक्स्ट वन है कि फैन आउट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पे यूनिट लोड जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट होगा कि फैन आउट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ यूनिट लोड्स। नेक्स्ट वन MCQs है कि विच वन इज ट्रू, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विच वन इज ट्रू बहुत दफ़ा पूछा गया है, इवन कि ये मेरे पेपर में भी आया था जब मेरा ये सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है, तो तब भी मेरे पास की MCQs पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट MCQs है क्या है कि पावर कंज्यूमशन ऑफ TTL इज हायर देन CMOS, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है कि CMOS की जो पावर कंज्यूमशन होती है वो लोअर होती है और TTL की पावर कंज्यूमशन जो है वो CMOS की निस्बत हायर होती है, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है और ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है। अब आप कहेंगे कि मैम तो सब MCQs इसको कह रही हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने आपको ये बात जो है ये स्टार्टिंग में बताई थी कि वो MCQs मैं आपको बता रही हूँ, वो दिखा रही हूँ, प्रिपेयर करने के लिए दे रही हूँ, जो कि मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, वो MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए तमाम MCQs जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन तमाम को ही आपने करना है। नेक्स्ट वन क्या है कि CMOS 3.3V CMOS series is characterized by dash and dash as compared to 5V CMOS series, तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। तो इसका आंसर क्या होगा कि फास्ट स्विचिंग स्पीड और वेरी लो पावर डिसिपेशन, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि फास्ट स्विचिंग स्पीड पहले लिखा होगा और वेरी लो पावर डिसिपेशन बाद में, ठीक है, इसका सीक्वेंस जो है ये याद रखना है कि पहले स्विचिंग स्पीड आएगी फास्ट और फिर लो पावर डिसिपेशन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि 8-bit पैरेलल डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल डाटा बाय यूजिंग डैश मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और आउटपुट जस्ट एक ही होती है, ठीक है, तो हमारे पास 8-bit है, तो यानी कि 8-bit 8 इसमें इनपुट्स के लिए 8 होंगी और इनपुट 8 होंगी और आउटपुट जो है वो एक ही होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बाय यूजिंग 8 to 1, यानी कि 8 इनपुट्स और 1 आउटपुट। नेक्स्ट वन है कि बूलियन एक्सप्रेशन x इक्वल AB जमा CD रिप्रेजेंट, तो ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है AB जमा CD ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें कौन से बूलियन फंक्शंस जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, कौन से बूलियन गेट्स यूज़ किए गए हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें दरमियान में प्लस का साइन है, तो प्लस हम एडिशन किस में करते हैं, और गेट में, और यहाँ पे AB के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, तो जब कोई भी सिंबल नहीं होता तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है AB की, तो मल्टीप्लिकेशन हम एंड गेट में करते हैं। इट्स मीन कि हम क्या कर रहे हैं, हम 2 एंड गेट यूज़ कर रहे हैं, एक यहाँ पे AB के दरमियान और एक यहाँ पे CD के दरमियान, तो 2 एंड गेट हम यूज़ कर रहे हैं और एक जो है वो और गेट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि 2 एंड गेट और गेट जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है, द एक्सप्रेशन डैश इज एन एग्जांपल ऑफ कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन का होता है उसकी कौन सी यहाँ से एग्जांपल है, तो वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर C AB इक्वल टू BA, ठीक है, तो AB और BA के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है और कम्यूलेटिव क्यों है, क्योंकि AB और BA जगह चेंज कर लें A और B के तो फिर भी आंसर सेम ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास कम्यूलेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट वन है कि द बूलियन एक्सप्रेशन A जमा B ऊपर में कॉम्प्लीमेंट है प्लस C इज, तो ये जो टर्म है ये कौन सी है, ये सम टर्म है, लिटरल है, प्रोडक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके दरमियान एक जमा है तो इट्स मीन कि ये सम टर्म है। नेक्स्ट वन क्या है, टू इम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इट टेक्स 1 और गेट एंड, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसमें हम एक तो यूज़ कर रहे हैं एक और गेट,
उसके अलावा हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं वो हमने बताना है, ठीक है। तो ऑड गेट तो हमें पता चल गया कि हम प्लस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम एक तो हम इसमें ऑड गेट यूज़ कर रहे हैं, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम एंड गेट यूज़ कर रहे हैं 3 एंड गेट्स। क्यों, यहाँ पे ये देखें ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो इट्स मीन कि हम 3 जो है वो एंड गेट यूज़ कर रहे हैं। और फिर हम कॉम्प्लीमेंट जो है इन्वर्टर जो वो भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बार है, ए बी के ऊपर बार है, तो इट्स मीन के ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट को इन्वर्टर कहते हैं। तो हम 3 बार हैं तो 3 इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि 3 एंड गेट्स और 3 इन्वर्टर्स। नेक्स्ट वन क्या है कि ए जमा बी डॉट ए जमा सी, ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपके हैंडवर्ड्स में गिवन है, ए इक्वल टू बी सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट वन है कि हमने एग्जांपल बतानी है एसओपी एक्सप्रेशन की। तो एसओपी एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ को, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमने बतानी है, यानी कि उनके दरमियान सम ऑफ प्रोडक्ट का हम सम कर रहे हों तो वो हमने उसकी एक्सप्रेशन बतानी है। तो यहाँ भी ये देख सकते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 में, ये देखें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन है, तो यानी कि इनमें सम है, एक सम टर्म ये है और एक सम टर्म ये है, और इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, तो हम इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सम टर्म्स थी हमारे पास 2, और उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी डैट मेक सम टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो 0 कब होगा, जब ए बी सी की डी की वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है। तो ए बी सी डी की वैल्यूज़ ये होंगी, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एज इट इज़ आपको पेपर में पूछा जाता है, तो इस वैल्यूज़ को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट वन है कि द बाइनरी वैल्यू ऑफ 1010 इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट टर्म। तो ये हमारे पास अगेन एक प्रोडक्ट टर्म है, तो हमने बताना है कि ये जो बाइनरी वैल्यू 1010 है उसको कन्वर्ट टू प्रोडक्ट टर्म, उसको कन्वर्ट करें इस प्रोडक्ट टर्म में, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि द बूलियन एक्सप्रेशन ए जमा बी सी इक्वल्स। तो ये जो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है ये आपके हैंडआउट्स में गिवन है, आपने इनको एज इट इज़ याद करना है कि बूलियन एक्सप्रेशन ए जमा बी सी इक्वल होगी किसके, ए जमा बी और ए जमा सी, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 8 में आपके पास ये गिवन है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट वन क्या है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो हमने बताना है कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब ये देखें ए जो है, ए को ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी से भी, तो हम इनको अलग-अलग लिख लिया हमने, ए डॉट बी और जमा ए डॉट सी। तो ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी के दरमियान, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, और ये लॉ आपके हैंडआउट्स में गिवन है लेक्चर नंबर 8 में। इन तमाम लॉज को आपने अपने हैंडआउट से चेक कर लेना है और इनको प्रिपेयर करके तो फिर पेपर देने जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, अगेन हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम है। डी मॉर्गन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए जमा बी जमा सी, इनके ऊपर होल बार था, और जब हम इस पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि ए का अलहदा बार होगा, बी का अलहदा और सी का अलहदा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, तीनों का अलहदा अलहदा बार। नेक्स्ट वन क्या है कि ये हमारे पास अगेन एक एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये किसकी है, तो ये एसोसिएशन की है, क्योंकि पहले ये देखिए हमने यहाँ पे इक्वल की दूसरी साइड में बी और सी को ब्रैकेट में है और दूसरी साइड पे ए और बी है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है, जिसको मर्जी हम ब्रैकेट में इधर इन दोनों को ब्रैकेट में काट दिया, बी सी को और इधर ए बी को, ठीक है। तो इससे आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होगा। और लॉज जो हैं उनको आपने अपने हैंडओवर से अच्छी तरह याद करके तो फिर जाना है। लेक्चर नंबर 8 में ये लॉज गिवन है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि नॉन स्टैंडर्ड पीओएस इज कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड पीओएस बाय यूजिंग द रूल, ठीक है। यानी कि अगर एक हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है तो उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो उसको हम किस रूल से कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो रूल होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, ए जमा ए बार इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में, ठीक है। तो तब हमारे पास ये होगा, लेकिन अगर हमें कहा जाएगा कि हमने नॉन स्टैंडर्ड पीओएस को पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो ये आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वन क्या है कि हाई लेवल नॉइस मार्जिन ऑफ CMOS 5 वोल्ट सीरीज सर्किट इज, ठीक है। तो इसका हमने वोल्ट बताना है, तो वो कितना होता है 0.9 वोल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट वन क्या है कि कर्नफ मैप। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास क्या है, कर्नफ मैप। अ कर्नफ मैप इज सिमिलर टू ट्रूथ टेबल बिकॉज इट रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल्स एंड रिजल्टिंग आउटपुट ऑफ ईच वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आपने ट्रूथ टेबल की याद करनी है, कर्नफ मैप की, और ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है कर्नफ मैप के अबाउट, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है एज इट इज। नेक्स्ट वन क्या है कि SOP एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो SOP एक्सप्रेशन जो है वो 1 के इक्वल कब होगी, जब 1 और मोर प्रोडक्ट टर्म्स इन एक्सप्रेशन इक्वल टू 1, ठीक है। जब प्रोडक्ट टर्म्स जो है वो 1 होंगी तो SOP एक्सप्रेशन भी इक्वल टू 1 हो जाएगी। लेक्चर नंबर 10 में आपके पास गिवन है। नेक्स्ट क्या है कि इन अ 4 वेरिएबल के मैप यानी कि कर्नफ मैप अ 2 वेरिएबल प्रोडक्ट टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय 4 सेल ग्रुप्स ऑफ वंस, ठीक है। तो ये MCQs आपने याद करने हैं। MCQs नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, और लेक्चर वाइज MCQs मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छा CGPA जो है वो अपने पेपर में ले सकें। नेक्स्ट क्या है कि 3 वेरिएबल कर्नफ मैप हैज़ डैश सेल्फ फर्मिन एंड मैक्स, ठीक है। तो 3 वेरिएबल कर्नफ मैप जो होता है उसमें कितनी आपके पास नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। तो ये आपके पास 8 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा। 3 वेरिएबल्स कहा गया है तो आपने 2 की पावर 3 करना है। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है, तो इट्स मीन हमारे पास 8 सेल्स होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4 वेरिएबल कर्नफ मैप में कितने सेल्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने 2 की पावर 4 निकालना है, कैलकुलेट करना है, और आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8 वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन MCQs में हमें पूछा गया है कि 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल मैंने आपको बताया है किस तरह से हम चेक करेंगे। 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। तो इट्स मीन हमारे पास 16 सेल्स होते हैं 4 वेरिएबल कर्नफ मैप में। नेक्स्ट वन है लेक्चर नंबर 11 में कि ऑन अ कर्नफ मैप ग्रुपिंग ऑफ जीरोस प्रोड्यूस, ठीक है। तो जब हम कर्नफ मैप में जीरोस की ग्रुपिंग करते हैं तो वो हमारे पास एक POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब हम कर्नफ मैप पे जीरो की ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास एक POS एक्सप्रेशन जो है वो बनेगी, और जब हम वंस की ग्रुपिंग करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, वो प्रोड्यूस करेगा SOP एक्सप्रेशन, ठीक है। दोनों लिहाज से आपने याद करना है। नेक्स्ट वन क्या है कि आप 5 वेरिएबल कर्नफ मैप, ठीक है। अगेन उसी तरह से हमने फाइंड करना है, कैसे कि हमने 2 की पावर 5 करना है तो आंसर हमारे पास 32 आएगा। तो इट्स मीन का 5 वेरिएबल कर्नफ मैप में हमारे पास कितने सेल्स होंगे, 32। नेक्स्ट वन MCQs, इसको आपने याद करना है, तो इम्पॉर्टेंट MCQs है ये। आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटर जो है उसकी 3 आउटपुट लेवल्स होते हैं। कौन कौन से, ये 3, ठीक है। तो ये 3 लेवल जो हैं कंपैरेटर की आपने याद करने हैं। ये MCQs में पूछा जाता है और इसको क्वेश्चन बना के भी पूछा जाता है कि कंपैरेटर की कितनी इनपुट्स हैं, ये भी कितनी आउटपुट्स हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। कंपैरेटर की कितनी आउटपुट्स होती हैं, तो कंपैरेटर की 3 आउटपुट्स होती हैं। और अगर पूछा जाएगा कि कौन सी आउटपुट हैं, तो वो आपने यहाँ इस MCQs नंबर 3 को याद कर लेना है। नेक्स्ट वन है कि एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट विल हैव एक्टिव लो आउटपुट फॉर द इनपुट। तो ये जो हमारे पास इनपुट है इसके लिए एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट में एक्टिव लो आउटपुट होती है, ठीक है, 1010 के लिए। नेक्स्ट वन है कि सर्किट हैविंग अ बबल एट दियर आउटपुट आर कंसिडर टू हैव अ एक्टिव लो आउटपुट। जी बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि अगर आउटपुट में सर्किट जो है हमारे पास उसकी आउटपुट में बबल होगा, ठीक है, एक छोटा सा जीरो बना होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक्टिव लो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो लेक्चर नंबर 13 में ये हमारे पास MCQs जो है गिवन है। नेक्स्ट वन क्या है कि विच गेट इज यूज्ड बेस्ट एज अ बेसिक कंपैरेटर, ठीक है। तो कौन सा गेट जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है बेसिक कंपैरेटर को, तो वो हमारे पास होता है एक्सक्लूसिव ऑर, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑर जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है बेसिक कंपैरेटर को। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि हाफ एडर लॉजिकल सर्किट कंटेन्स 2 XOR गेट्स। तो ये फॉल्स है, ठीक है। हाफ एडर लॉजिकल सर्किट जो होता है हमारे पास उसमें 2 XOR गेट्स नहीं होते। तो नेक्स्ट वन क्या है कि हाफ एडर लॉजिकल सर्किट कंटेन्स डैश XOR, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें
ये फॉल्स है। और हमारे पास जो कितने XOR गेट्स होते हैं 1, ठीक है। नेक्स्ट MCQs में हमें पूछा गया है कि कितने XOR गेट होते हैं, तो हमारे पास 1 होते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 कहा गया है। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। और करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि हाफ एडर्ड लॉजिकल सर्किट में हमारे पास एक XOR गेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि फुल एडर। फुल एडर में हमारे पास कितनी इनपुट्स और कितने आउटपुट्स होती हैं, तो फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। नेक्स्ट है कि फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय प्रोसेसर इज सिलेक्टेड बाय सेट ऑफ इनपुट्स नॉन एज, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, फंक्शन सेलेक्ट इनपुट्स की। इसको आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। लेक्चर नंबर 15 में आपके पास ये डेफिनेशन जो है ये गिवन है। नेक्स्ट वन क्या है कि 2 बिट कंपैरेटर सर्किट कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म सिंगल 4 बिट कंपैरेटर। तो जी बिल्कुल, दो बिट कंपैरेटर सर्किट को कनेक्ट करके हम एक सिंगल 4 बिट कंपैरेटर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू। लेक्चर नंबर 16 में ये गिवन है। नेक्स्ट क्या है कि फॉर अ 3 to 8 डिकोडर हाउ मेनी 2 to 4 डिकोडर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। कि अगर हम 3 to 8 डिकोडर जो है उसके लिए हमें कितने 2 to 4 डिकोडर चाहिए होंगे, तो हमें 2 चाहिए होंगे, ठीक है। हमारे पास 2 to 4 डिकोडर है, हम 3 to 8 डिकोडर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 2 डिकोडर जो हैं वो चाहिए होंगे। तो 2 आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि डेसिमल टू BCD। डेसिमल टू BCD यानी कि 4 बिट होता है, BCD इज़ अ 4 बिट। तो यहाँ ये हमने पीछे MCQs में पढ़ा था कि BCD कितने बिट होता है, BCD 4 बिट होता है। नेक्स्ट वन भी इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाला, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स ने इस MCQs को याद करना है कि द डैश इनकोडर इज़ यूज्ड एज अ कीपैड इनकोडर। तो BCD टू डेसिमल डिकोडर जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ कीपैड इनकोडर, BCD टू डेसिमल। नेक्स्ट वन है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर रिक्वायर्स डैश कनेक्टिंग टू मल्टीप्लेक्सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। और इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी, इसको भी तमाम स्टूडेंट्स ने याद करना है। लेक्चर नंबर 18 तक आपका मिड टर्म का सिलेबस था और ये लेक्चर नंबर 18 के ही हम MCQs जो हैं प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट ये 2-3 लाइंस हैं डेफिनेशंस के तौर पर, इनको आपने याद करना है MCQs के तौर पर। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको देख लीजिएगा। ये MCQs बन रहे थे लेक्चर नंबर 18 में, तो मैंने आपके साथ इनको भी शेयर कर दिया, ठीक है। तो इन डेफिनेशन को आपने देख लेना है एक दफ़ा अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका CS 302 की मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए मटेरियल MCQs जिनको आपने प्रिपेयर करना है। और इंशाल्लाह प्रिपेयर करके जाइएगा अपने पेपर के लिए और बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप इस पेपर में गेन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और आके अपना फीडबैक जो है वो भी आपने देना है कि आपको इस वीडियो से कितने MCQs जो हैं वो पेपर में आए थे। मज़ीद मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए वीडियोज़ के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें।